नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ामसार। मैं हूं रंजीत सिंह। इस वीडियो में हम फेडरलिज़म पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जानेंगे कि फेडरलिज़म होता क्या है, फेडरलिज़म वर्ड कहां से आया है, फेडरलिज़म कितने टाइप का होता है, फेडरलिज़म के फ़ीचर क्या होते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज़म के कौन कौन से फ़ीचर हैं, हाउ इट इज़ प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है फेडरलिज़म को, और एंड में हम देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है यानी पावर्स को स्टेट और सेंटर से टेक अवे करके कैसे जो लोकल अथॉरिटी या लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं उनको दिया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, फेडरलिज्म वर्ड जो है वो फीडस वर्ड से आया है, जो एक लैटिन वर्ड है, FOEDUS। फीडस का मतलब होता है ट्रीटी या एग्रीमेंट, यानी फेडरलिज्म वर्ड जो है वो फीडस वर्ड से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, ट्रीटी या एग्रीमेंट। देखिए, फेडरलिज्म होता क्या है, बहुत आसान है। जब पावर जो है वो दो यूनिट या दो से ज़्यादा यूनिट्स के बीच में डिवाइडेड होती हैं। मान लीजिए ये पावर है, तो ये स्टेट्स और सेंटर, जैसे नेशनल गवर्नमेंट भी आप कह सकते हैं, कि बीच में शेयर्ड रहती हैं। इस तरीके के फीचर को कहते हैं फेडरलिज्म। अब देखिए, यहाँ पे आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं। तो एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें पावर डिवाइडेड होती हैं सेंट्रल अथॉरिटी या नेशनल गवर्नमेंट और उसकी जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं, जिन्हें आप स्टेट कह सकते हैं। अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं इसको प्रोविंस कहते हैं, कहीं कैंटन्स कहते हैं। तो पावर जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड रहती है, ठीक है जी, उसी को कहते हैं फेडरलिज्म। अब देखिए, फेडरलिज्म कितने टाइप का होता है, तो मेनली दो टाइप का होता है। इस आधार पे फेडरेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अगर इस तरीके के फेडरेशन में फीचर्स हैं तो उसको कहेंगे कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और दूसरे को कहेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब ये होता क्या है, अभी एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि कई सारे छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं वो एक साथ आके एक बड़ा स्टेट या बिगर यूनिट बनाती हैं, उसको कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और यूएसए इसका क्लासिक एग्जांपल है, ठीक है जी। यानी यूएसए के जो 13 छोटे छोटे स्टेट थे वो मिलकर उन्होंने एक बड़ा स्टेट बनाया जिसको यूएसए कहते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में ये आता है। दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ये क्या होता है, इसमें एक जो बड़ी यूनिट होती है, जैसे आप सेंट्रल यूनिट कह सकते हैं, वो अपनी पावर्स को शेयर कर देती है और जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, जिन्हें स्टेट आप कहते हैं, और अपने फेडरेशन को होल्ड करे रखती है और उसको स्ट्रेंथन किए रखती है, उसको कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और इस फीचर को कहेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ठीक है जी। अब इसके एग्जांपल भी देख लीजिए। देखिए, टाइप्स ऑफ फेडरेशन दो होते हैं। एक तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो होते हैं वो एक साथ आते हैं और मिलके एक बड़ी यूनिट बना देते हैं, जिसमें यूएस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये वो एग्जांपल्स हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, इसमें लार्ज कंट्री होता है या बड़ी यूनिट होती है और वो फैसला करती है कि हम अपनी पावर्स को स्टेट्स के बीच में, जो कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं उसके बीच में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हम इन स्टेट्स को होल्ड कर रखे सकें, यानी इनको बनाया जा सके, इनको मजबूत किया जा सके, ठीक है जी। इसके एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एक एग्जाम्पल इंडिया है, और इंडिया में कौन सा वाला है, तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। बेल्जियम और स्पेन में भी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। एक बात आपको यहाँ याद रखनी है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो सेंटर होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और कमिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट और सेंटर के बीच लगभग बराबर पावर्स होती हैं। यहाँ बराबर है, लेकिन यहाँ पे सेंटर ज़्यादा मजबूत होता है स्टेट से होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। इंडिया इसका एग्जाम्पल है, और इंडिया का जो मॉडल है वो कनेडियन मॉडल है, यानी कनाडा भी एक फेडरेशन है, और कौन सा वाला, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है जी। अब देखिए, फीचर्स क्या होते हैं फेडरलिज्म के। पहला फीचर तो यही है, अभी आपने देख ही लिया होगा, कि 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, यानी पावर्स जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच बटी हुई होती हैं। डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन, यानी अपने अपने एरिया में सारी गवर्नमेंट्स काम करती हैं। यूनियन गवर्नमेंट अपना काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करती है। अगर वहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ भी हैं
तो वो भी अपना काम करती हैं। जैसे बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो तीसरा टीयर है, इंडिया में जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी हैं वो तीसरा टीयर है। तो फंडामेंटल प्रोविजंस को फेडरलिज्म में फंडामेंटल प्रोविजंस को यूनिलैटरली चेंज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली ही ऐसे प्रोविजंस में चेंज करना चाहे जिसमें स्टेट के भी इंटरेस्ट शामिल हैं तो यूनिलैटरली ऐसा नहीं किया जा सकता है, अकेला पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसका मतलब ये है कि सारे प्रोविजंस और पावर्स स्टेट की, सेंटर की और लोकल अथॉरिटीज़ की ले डाउन होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है जी। और रिवेन्यू को कलेक्ट करने के या रिवेन्यू जनरेट करने के लिए और स्टेट के पास और सेंटर के पास अपने अपने तरीके होते हैं, यानी कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है सेंटर और स्टेट को रिवेन्यू जनरेट करने में। डुअल ऑब्जेक्टिव होता है, दो फायदे होते हैं फेडरलिज्म के। एक तो आप अपने कंट्री की यूनिटी को सेफगार्ड और प्रमोट कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि अगर आपके यहाँ डीप डाइवर्सिटी है, जैसे इंडिया में लिंग्विस्टिक, कल्चरल और भौगोलिक यानी जोग्राफिकल बहुत सारी डाइवर्सिटी है, और अगर आप इसको अकोमोडेट करना चाहते हैं तो आपको फेडरलिज्म को इंडिया में लाना पड़ेगा। यानी एक फ़ायदा ये है कि अकोमोडेट किया जा सकता है रीजनल डाइवर्सिटी को फेडरलिज्म के ज़रिए। बाईकैमरलिज्म का मतलब ये होता है कि इसमें दो हाउस होते हैं। जैसे इंडिया के कंटेस्ट में देखें तो राज्यसभा जो राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरा हाउस होता है लोकसभा, यानी बाईकैमरलिज्म है, पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, ठीक है जी। अब डिवीज़न ऑफ पावर भी होता है। अगर अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैं तो कौन किस मामले पे कानून बनाएगा और पॉलिसी बनाएगा, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर डिवीज़न ऑफ पावर होता है। जैसे इंडिया में 3 लिस्ट हैं, ये 7th शेड्यूल में है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल होती हैं, उसमें से जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट दी गई हैं। ये देखिए यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव पावर होता है कि वो इसमें दिए गए सब्जेक्ट्स पे कानून या पॉलिसी बना सकता है। जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, और इन पे एक्सक्लूसिव पावर होता है यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है जी। दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, और इस पे स्टेट का एक्सक्लूसिव पावर होता है, यानी इन मामलों पे पॉलिसी या कानून जो बनाएगा वो स्टेट बनाएगा। जैसे एग्रीकल्चर, ट्रेड और कॉमर्स जो हैं ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। कॉनकरेंट लिस्ट ये तीसरी लिस्ट है, तो इस पे कानून कौन बनाएगा, तो इस पे सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कन्फ्लिक्ट हो जाता है एक ही पॉलिसी पे, एक ही कानून पे, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है जो उसने बनाया है वो प्रिवेल करता है, यानी वो ही माना जाएगा। तो कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट और ट्रेड यूनियन। ट्रेड नहीं, ट्रेड यूनियंस कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, ट्रेड जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ओके। अब हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है। एक तो ये है कि आपने डॉक्यूमेंट में फीचर्स डाल दिए कि इंडिया जो है वो एक फेडरलिज्म होगा। अब इसको प्रैक्टिस में कैसे लाया जाएगा, क्योंकि ग्राउंड पे उतारना यानी ग्रास रूट पे लाना ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता है किसी पॉलिसी को या किसी फीचर को। तो अब देखिए कैसे इंडिया के बारे में हम बात करें तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स, सबसे पहले 1947 के बाद इंडिया के पास एक जो मेजर टेस्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स था, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे एक दूसरे से अलग होने की बात कर रहे थे, यानी कि वो अलग से स्टेट बनना चाह रहे थे लैंग्वेज की बेसिस पे, ठीक है। इसका एग्जांपल आप आंध्र प्रदेश को याद कर सकते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश पहला स्टेट है जो लिंग्विस्टिक बेस पे बना है, जो बना था मद्रास में से। मद्रास बाद में 1969 में तमिलनाडु हो गया, ठीक है जी। 1947 से लेके 2019 तक बहुत सारे स्टेट्स हैं, जिन कुछ स्टेट्स को ख़त्म किया गया है, कुछ के नाम बदले गए हैं, नए स्टेट भी बनाए गए हैं। एरियाज़ और बाउंड्रीज़ 1956 में बहुत स्टेटों की बदल दी गई, और तब से अब तक बहुत स्टेटों के नाम भी बदले गए हैं। जैसे नाम कई सारे स्टेट्स के बदले गए हैं, और यूपी का भी नाम बदला था, पहले यूनाइटेड प्रोविंस होता था, पांडिचेरी का पुडुचेरी हो गया, ठीक है जी, उत्तरांचल का उत्तराखंड हो गया। इस तरीके से बहुत सारे स्टेट्स के, मद्रास का
और तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा का ओडिशा हो गया। तो कई सारे स्टेट्स के नाम बदले हैं और नए स्टेट्स भी बनते रहे हैं। 2014 में एक स्टेट बना था जिसका नाम था तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश में से बना। 2019 में अपना एक स्टेट था जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर, उसको बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं। एक का नाम है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। यानी अब तक कई सारे स्टेट्स के साथ इनको मैनिपुलेट किया गया है, कई बार तोड़े गए हैं स्टेट, नए बनाए गए हैं और किसी को ख़त्म भी किया गया है। तो ये इतना आसान काम होता नहीं है। दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी ये है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो आप जानते हैं कि इंडिया में डीप डाइवर्सिटी है और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी बहुत गहरी है। हज़ारों भाषाएं इंडिया में बोली जाती हैं। तो ये एक चैलेंज था कि कौन सी लैंग्वेज को माना जाए। तो लैंग्वेज पॉलिसी में कौन सा रूट हमने लिया है, तो हिंदी को हमने आइडेंटिफाई किया है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। यहाँ आपको ये बात रखनी है कि राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया और इंग्लिश में भी कार्यवाही आगे जारी रहेगी। ऐसा कहा गया था कि 1965 तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके बाद कई कारणों से इसको कई बार बढ़ाया गया है और अभी भी इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। और शेड्यूल लैंग्वेज भी शामिल की गई हैं इंडिया के शेड्यूल में, जो कि 8th शेड्यूल में है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, यानी 22 लैंग्वेजेस हैं जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। इनमें कई सारी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है, गुजराती है, ऐसे करके कई सारी लैंग्वेजेस हैं। लेकिन इंग्लिश 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है जी, चलिए सेंटर स्टेट रिलेशंस देख लेते हैं। अब देखिए, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द स्टेट ऑफ रिलेशन इज़ अ वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथन इन प्रैक्टिस। यानी शुरुआत में जिस तरीके के रिलेशंस थे जब इंडिया आज़ाद हुआ और शुरुआत में जैसी पॉलिटी थी, और अब में जो स्टेट और सेंटर के रिलेशंस हैं ये रीस्ट्रक्चर हुए हैं, इसका मतलब बदले हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए बताते हैं कि शुरुआत में 1970s के डिकेड तक एक ही गवर्नमेंट या फिर एक ही पार्टी का डोमिनेंस रहा है, जिसे आप इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। तो शुरुआत में सेंटर में भी स्टेट में भी एक ही पार्टी हुआ करती थी। तो स्टेट्स जो हैं वो ज़्यादा अपनी डिमांड रख नहीं पाते थे, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट दोनों जगह पे सेम है और एक ही तरीके की पॉलिसी चलती थी। लेकिन 1990s में एक नई टेंडेंसी आती है पॉलिटिक्स में, जिसको कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। तो कोalition गवर्नमेंट में क्या होता है कि इसमें सेंटर तो वहाँ पे सरकार बनाता ही है, जब किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, यानी पूरा नंबर नहीं मिलता है, तो स्टेट की जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं वो सपोर्ट करके उस पार्टी में शामिल हो जाती हैं और मिल के गवर्नमेंट बनाती हैं, जिसे कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। अब वो अपने स्टेट के जो इंटरेस्ट हैं और पॉलिसीज़ हैं उनको प्रमोट करा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में शामिल होके। यानी कोalition गवर्नमेंट भी एक नए तरीके का कल्चर आया है पिछले कुछ समय में पावर शेयरिंग का। ये भी एक तरीका है जिसको पावर किया जा सकता है कोalition गवर्नमेंट से। ठीक है जी। अब डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया क्या होता है, पहले आप ये जान लीजिए कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। जब पावर्स को डिसेंट्रलाइज, यानी कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक जगह पे पावर इकट्ठी हो ना, और जब इनको बांट दिया जाता है पावर्स को, तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और कहाँ से डिसेंट्रलाइज करेंगे, तो स्टेट और सेंटर से पावर को टेक अवे करके लोकल गवर्नमेंट्स को दे देंगे, इसको ही कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और इस मामले में इंडिया में 1992 में मेजर स्टेप लिया गया है और 1992 में 3rd टियर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसे आप पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं या लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, इसको जोड़ दिया गया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको दे दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, कौन सा, तो 73rd और 74th अमेंडमेंट किया गया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में। और जो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है, जिसे आप लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, उसको इंजर्ट कर दिया गया है और इसके लिए 2 शेड्यूल जोड़ी गई हैं। देखिए, पंचायत राज के लिए 11th शेड्यूल जोड़ी गई है और जो म्यूनिसिपैलिटी होती हैं यानी शहर के लिए, अर्बन एरियाज़ में एडमिनिस्टर करने के लिए, तो उनको 12वें शेड्यूल में रखा गया है, यानी उनके जो सब्जेक्ट हैं वो 12th शेड्यूल में है। ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए इसमें कुछ प्रोविजंस हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ये मैंडेटरी है कि रेगुलर इलेक्शंस कराना, ये हेल्थ नहीं है,
यहाँ पे यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैंडेटरी है कि ये जो पंचायत होती हैं, ये जो म्यूनिसिपैलिटी होती हैं, इनके लिए रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शंस होने चाहिए। सीट्स रिजर्व रहती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। वीमेंस के लिए भी सीट रिजर्व हैं जो 1/3 हैं, यानी कि 33% रिजर्वेशन है पंचायत में और लोकल बॉडीज़ जो कि अर्बन एरियाज़ में होती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ में। यहाँ पे 33% रिजर्वेशन है वीमेंस के लिए। देखिए पॉलिटिक्स में इसी लेवल में वीमेंस के लिए रिजर्वेशन है, जबकि स्टेट असेंबली में और जो लोकसभा या राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट में वीमेंस के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है जी, एक डिमांड लगातार डिबेट का इशू रहता है, लेकिन अभी वीमेंस को जो नेशनल और स्टेट पॉलिटिक्स में, स्टेट असेंबली और लोकसभा में अभी रिजर्वेशन नहीं है। देखिए पंचायत राज पहले देख लेते हैं। दो तरीके, एक तो गांव के लिए होता है जिसे पंचायत राज कहते हैं, और शहर के लिए होता है उसको म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं। देखिए ग्राम पंचायत में क्या होता है कि एक ग्राम सभा होती है जिसमें सारे मेंबर्स होते हैं। सारे मेंबर्स का मतलब यहाँ पे ऑल वोटर्स है, इसमें सभी पीपल नहीं आएंगे, यानी कि बच्चे जो 18 साल से कम के हैं तब वो ग्राम सभा में नहीं आते हैं, यानी सारे वोटर्स जो हैं वो ग्राम सभा में आते हैं। और ग्राम पंचायत में क्या होता है, तो ग्राम पंचायत में एक गांव हो सकता है और या एक से ज़्यादा गांव मिलके भी एक ग्राम पंचायत बना सकते हैं। इसकी मीटिंग्स जो होती है उसको ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है जी, और जितने भी वोटर्स होते हैं वो सभी मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के। ग्राम सभा कम से कम 2 से 3 बार एक साल में मीटिंग इसकी होती है, यानी मिलती है। और इसमें होता क्या है कि जो एनुअल बजट है उसको अप्रूव किया जाता है, यानी देखा जाए कितना पैसा यहाँ पे काम कराने के लिए चाहिए, उसके लिए जो बजट होता है वो अप्रूव होता है। और पंचायत ने, यानी ग्राम पंचायत ने कैसी परफॉर्मेंस की है इसको भी यहाँ पे असेस किया जाता है, यानी इसको देखा जाता है ठीक से परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है जी। दूसरा लेवल ये होता है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक लेवल पे होती है, इसको मंडल भी कहते हैं। ठीक है, जब ग्राम पंचायत मिल के मनाती हैं पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होती है, यानी कई सारी पंचायतों को आप मिला दीजिए तो फिर बन जाता है पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होता है। तीसरा यूनिट है जिसको कहते हैं जिला परिषद। और जिला परिषद कैसे बनेगी, तो पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल होती है उनको ग्रुप टुगेदर कर दीजिए तो कॉन्स्टिट्यूट कर देती हैं ये जिला परिषद। तो ये जिला लेवल पे होती है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। उस स्टेट के एमपीज़ यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएज जो उस डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, और कुछ और ऑफिशियल्स भी जिला परिषद के मेंबर होते हैं। तो ये 3 लेवल पे होता है, इसको आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत होता है, ठीक है जी, यानी सबसे नीचे ग्राम पंचायत होता है। दूसरे लेवल पे होता है जैसे पंचायत समिति कहते हैं जो ब्लॉक लेवल पे होता है। तीसरे लेवल पे होता है जिसको हम जिला परिषद कहते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो ये होता है रूरल एरियाज़ में। अब देख लेते हैं कि अर्बन एरियाज़ में क्या होता है। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं। म्यूनिसिपैलिटी क्या होती हैं, तो ये म्यूनिसिपैलिटी जो होती हैं अर्बन एरियाज़ में सरकार बनाती हैं। ठीक है जी, जैसे ग्राम पंचायत गाँव के लिए होती है तो अर्बन एरियाज़ के लिए वैसे ही म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं। लेकिन ये डिपेंड करती हैं कि शहर छोटा है या बड़ा। अगर शहर छोटा है तो वहाँ म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं और इसका हेड जो होता है उसको कहते हैं चेयरपर्सन। अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है तो इसमें बिग सिटीज़ होते हैं और इसका जो हेड होता है इसको मेयर कहते हैं। और इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन जो हुआ है, यानी कि जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको जो पावर दी गई है, ये अब तक का दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी में। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।